बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं ज़ैद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल चीन के दौरा पर जा रहे हैं। इससे कबल उन्होंने 2 आला सतही अजलास किए हैं। एक सनतकारों से उन्होंने कोई मुलाकातें की हैं, और दूसरा जो है उन्होंने अपना वज़ीरों मशीरों का अजलास किया है। और लेकिन जो वज़ीरों मशीरों वाला जो सरकारी लोगों वाला अजलास था, उसमें जो हमारी फ़ौज के सरबराह हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनको बुलाया नहीं गया, जब वो आए नहीं। इस पर बात करेंगे। लेकिन दूसरा जो सनतकारों वाला इजलास था, उसमें हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो मौजूद थे। और ये भांडा कैसे फूटा कि जनाब वो पहले इजलास में मौजूद नहीं थे। ये हुकूमत की अपनी ही एक गफलत की वजह से ये भांडा जो है ये फूटा है। और दूसरा फिर क्या, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म भारत के, क्या वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं या कोई राह हमवार की जा रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात जो है वो हम करेंगे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब। काजी साहब की बड़ी ज़रूरत है हमें यार। ऐसे जज चाहिए जो अल्लाह से भी डरते हों, कानून और आइन से भी डरते हों, और लोगों से ना डरते हों। वो पहले आपको याद होगा कि अक्टूबर पिछले साल, मेरे ख्याल 27-28 अक्टूबर की बात है, वो पैदल चल पड़ते हैं और घर से, तो वहाँ उन्होंने देखा था पार्लियामेंट हाउस में कोई गाड़ी जाते हुए, कोई वीगो डाला काले शीशों वाला। उन्होंने निशानदेही कर दी। पता चला कि MNA PTA के अकरम चीमा साहब वो लड़ने के लिए आ गए। वो पता याद ही आपको। और फिर उसके बाद लाहौर में जब लाहौर हाई कोर्ट बार ने उन्हें इनवाइट किया था, तो वो फिर GOR से छतरी लेके पैदल ही चल पड़े थे। रास्ते में उन्होंने चीज़ें देखी, वो जो बोर्ड शोर्ड लगे हुए थे उस पर भी उन्होंने अपने इजहार किया था अजलास में, तफजात में। और जो फुटपाथों पे बुरी सूरत हाल है, पैदल चलने वाले को जगह नहीं, वो भी सारा उन्होंने जो भी मंजर देखा वो उसकी उन्होंने निशानदेही की थी अपने खिताब में। लेकिन आज वो एक और उन्होंने काम कर दिया। वो आप खबरें सुन ही ली होंगी कि वो निकले हैं तकरीब रफदारी से फारग होके जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल ऐवान सदर से पैदल ही चलते आए हैं। जब जजेस गेट पे आए हैं तो वहाँ उन्होंने एक फिर गाड़ी देख ली काले शीशों वाली। तो उन्होंने अपने अमले से कहा कि पता करो ये कौन है क्या नहीं। पता ये चला कि गवर्नर बलूचिस्तान जो हैं उनके स्क्वाड की गाड़ी है, काले शीशे हैं, नंबर प्लेट जो है वो गैर नमूना लगी हुई है। तो फिर उनकी निशानदेही पर फौरी तौर पर गाड़ी का चलान किया गया, 600 रुपये जुर्माना कर दिया गया उसको, और उसके शीशे भी उतार दिए गए। काजी साहब को तो कोई फिक्र नहीं अपनी, ठीक है ना। वो हम अवाम नज़रें लगा के बैठे हुए हैं कि जब वो 2023 में आएंगे, सितंबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, तो फिर शायद इस मुल्क की जो हालत है इंसाफ के हवाले से कम इंसाफ, अगर इंसाफ मिल रहा हो तो सब कुछ ठीक होता है, को बेहतर हो जाए। और हम समझते हैं कि वो बग़ैर डर और खौफ के फैसले करते हैं। वो कहते हैं मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ या आइन और कानून से डरता हूँ। आइन और कानून से डरने का मतलब आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने वाली बात। लेकिन इनकी जो सिक्योरिटी है उनको भी तो सोचना चाहिए ना यार। अब वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर है इनको धमकियाँ भी मिली हुई हैं। काजी साहब को याद होगा आपको, वो एक साहब ने कहा था कि जनाब इनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके अड़ा देना चाहिए और गोलियों के पैसे भी इनके घर वालों से लिए जाएँ, फिर इनकी लाश दी जाए। इस तरह की बातें शातें वो जो दरबारी मौलवी होते हैं उस तरह के बयान शान उन्होंने दिए थे। तो इनको पता भी है। और फिर बहुत सारी कुव्वतें जो हैं वो भी उनके मुखालफ हैं। एक खौफ तो होता है कि जनाब ऐसी शख्सियत को हाथ डालते हुए कोई 2 नंबरी नहीं की जाती, लेकिन फिर भी एक ख़तरा मौजूद होता है कि कार्रवाई कोई और डाल जाता है, नाम किसी और का लग जाता है। वज़ीर-ए-आज़म तक को इजाज़त नहीं होती जनाब अपनी मर्ज़ी से वो मूव करें। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, जो बड़े होते हैं, आइनी होते हैं, अब अगले चीफ जस्टिस हैं ये काजी साहब, तो वही कम से कम इनका कोई तरला शरला कर लें मिन्नत शिन्नत कि काजी साहब थोड़ा सा आप सिक्योरिटी का ख्याल रखा करें। वो मुझे याद है कि जब ओबामा प्रेसिडेंट बना अमेरिका का, तो उससे पहले कोई ईमेल्स लीक हो गई थी, किस तरह का मामला हो गया था एक अमेरिका में। तो वो जनाब उनको ब्लैकबेरी जो है इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और 3 माह बाद उन्हें बाकायदा सिक्योरिटी वालों ने क्लियर किया था
कि जनाब ओबामा साहब, चलो ओबामा साहब ज़िद्दी हो गए हैं, ज़िद पकड़ ली है, तो इनको ये ब्लैकबेरी इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दें। तो उन्होंने जो पहला बयान, वो ज़ाहिर मुज़य्यद से आदमी से तंज़ भी कर लेते थे, उन्होंने जो पहला 3 माह बाद पहला बयान दिया था, तो उन्होंने कहा था मेरी 3 माह में सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मुझे ब्लैकबेरी रखने की इजाज़त मिल गई है, ब्लैकबेरी इस्तेमाल करने की इजाज़त मिला। हालांकि वो कहते हैं, ब्लैकबेरी वाले कहते हैं बड़े महफूज हमारा डाटा शाटा होता है। अब तो खैर और भी बड़ी कंपनियाँ फर्में शर्में आ गई हैं। तो भाई कादिर साहब खुदा दा वास्ता ही ठीक है, तुम एक्शन नोटिस ले लिया करो, लेकिन थोड़े जी अपनी हिफाजत का जरा ना, वहाँ 5वें 7वें नंबर वाले जजों ने जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ रख ली हुई हैं। मेरा ख्याल है कि आपकी जान उनसे क्या, इंसान से तो खैर वो बतौर इंसान तो जान वो उनकी भी कीमती है, लेकिन आप हमारे लिए बड़ी कीमती है, इस मुल्क के लिए, मेरे वास्ते नहीं, इस मुल्क वास्ते। मैं भी मुल्क का हिस्सा ही है। तो सिक्योरिटी वालों ने चाहिए कोई तरला तुरला मार रहे हैं काजी साहब का, कोई ऐसा रास्ता कढ़ लैन कि काजी साहब की सिक्योरिटी जी फूल प्रूफ हो जाए। अच्छा, अब आते हैं जनाब हम उस बात की तरफ कि वज़ीर आज़म के जो अजलास जुलूस हुए हैं 2। अच्छा, पहले एक प्रेस जारी होती है सरकार की तरफ से कि चीन के साथ बरादराना तल्लुकात इस हवाले से बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए एक आला सतही अजलास हुआ, सदारत की, उसमें उन्होंने ये फरमा दिया, ठीक है ना। और जो मनसूबे हैं चाइना के साथ तजारत वगैरह और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकनॉमिक जोन्स, सी पैक वगैरह वगैरह, उस पर ब्रीफिंग शीफिंग हुई। पहले प्रेस रिलीज जारी हुई, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें जनाब उन्होंने लिखा हुआ था कि जो शुरा थे उनमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम भी लिखा हुआ था, हालांकि वो उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। फिर ज़ाहिर है उनकी ये गफलत हो गई उनसे, और फिर उन्होंने दोबारा एक रिवाइज्ड प्रेस रिलीज जारी की, उसके ऊपर लिखा हुआ है रिवाइज्ड, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। उसमें फिर उन्होंने इनका जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो नाम है वो निकाल दिया कि नहीं जी वो नहीं है, इस मीटिंग में नहीं थे। लेकिन उसके बाद एक मीटिंग होती है सनतकारों के साथ। वो कहते हैं वज़ीर आज़म साहब को, जनाब क्योंकि चाइना के दौरे से पहले मैं समझता हूँ कि सनतकारों को एतमाद में लिया जाना चाहिए, और फिर उनसे बातें शातें ज़ाहिर है कि यही होंगी कि चाइना के साथ तल्लुकात के हवाले से तजारत, ज़रूरत, और फिर मुश्तरका सरमायाकारी, इस टाइप बातें शातें जो रूटीन की बातें होती हैं, कुछ ब्रीफिंग श्रीफिंग उनको भी दी गई। और वहाँ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो उस मीटिंग में मौजूद थे। और क्या पहले अजलास में वज़ीर आज़म साहब ने उनको दावत नहीं दी होगी, जो सरकारी लोगों का था जिसमें बशीर वज़ीर वगैरह थे, तो वो एक ये सोचने वाली बात है कि वो उसमें दावत क्यों नहीं दी गई। अगर दावत दी गई तो कि अपनी मसरूफियात की वजह से। सवाल आते हैं ये कि उस मीटिंग में शामिल नहीं हो सके थे। तो पता ये चला है कि जो आला सतही इजलास था, हालांकि मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ को होना चाहिए था उसमें, वो उसमें उनको दावत नहीं दी गई थी, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ जो भी मामला हो गया, वो बहरहाल वो नहीं आया उसमें। और फिर दोबारा जो उनका है अजलास हुआ जो सनतकारों के साथ, उसमें वो मौजूद थे। क्या वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो, यार ये दौरे की गल्लां जी हो रही है ना, वो बाहमी जो होता है ना, अफाम तफहीम पहले होती है चाइना की, और जिस मुल्क का भी दौरा करना होगा वहाँ हमने क्या चीज़ें तय करनी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें दौरे से पहले ही तय कर ली जाती हैं। वहाँ कोई जुजियात कुछ रह गए थोड़े बहुत, कुछ और चीज़ें, मेन चीज़ें तय कर ली जाती हैं पहले ही। तो चीन वालों ने काफ़ी इनको हमें जो है ना टफ़ टाइम आप कह लें दिया हुआ है। बहरहाल अच्छा, अब वो उस सनत के हवाले से बड़ी दिलचस्प ये सूरत बन रही है। पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि वज़ीर आज़म शायद जो फ़ौज है इसको भी एक सनती इदारा ही समझ रहे हैं। वैसे समझना भी चाहिए यार, वहाँ ज़रूरत क्यों महसूस हुई, देखें ना। अब अगर आप देखें, वो लिस्ट भी हम आपको दिखा देते हैं, ये कोई 23-24 के करीब इनकी जो फ़ौज या फ़ौज का खालिस्तान फ़ौज के इदारे, सनती या जो भी आप कह लें, या फ़ौज की निगरानी में जो काम करने वाले अदारे हैं, वो कोई 25-26 बनते हैं, ठीक है ना। और उसमें जनाब वो फ़ौजी सरील्स आपने वो देखा ही होगा, और वो और फिर दलिया चलिया तक से लेके सीमुंट तक सारा कुछ बनाते हैं।
फाउंडेशन गैस है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं, फौजी फाउंडेशन का कुछ सीड सूट का काम भी इनका है, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी भी है, फिर इनका जनाब बिन कासम फर्टिलाइज़र कंपनी भी है, फिर सीमेंट कंपनी है, फिर FFBL है, पावर कंपनी है, फिर पावर कंपनियाँ 3-4 हैं, और फिर मारी पेट्रोलियम है, और फौजी और दीगर हैं, फौजी ऑयल टर्मिनल्स हैं इनके, और फिर एसए मोराको है, और फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड इनकी, पाक अस्करी बैंक फ़ौज के, अस्करी सीमेंट फ़ौज का, और फिर मुर्गा मीट, मुर्गे तक वो मीट शीट भी, और फिर FFC एनर्जी लिमिटेड, और फौजी फूड्स लिमिटेड, फाउंडेशन विंड एनर्जी के 2 इनके प्रोजेक्ट हैं। ये फौज प्रोजेक्ट तो बड़े चला रही है ऐसे। तो अब मसला पता क्या बना है, चाइना वाला जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मसला ये बना है कि चाइना ने पहले कहा कि हम, एक बात ये कहना, $5 अरब कर्जा लेना चाह रहे थे कि 3 अरब वहाँ से ले लें, 2 अरब काज़ाकिस्तान और रूस से ले लें, रशिया चीन की मदद से। वो मसला हो गया गड़बड़ थोड़ा सा, चीन ने दे दिया। वो जो वहाँ भी मैं कहता हूँ ना, पहले अफवाह तफहीम हो जाती है कि क्या क्या हम दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते, तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि जनाब हम कर्जा तो देना नहीं हमने। वो अलग बात है कि श्रीलंका वालों को दे रहे हैं, हमें उन्होंने कहा तो उन्होंने दे रहे हैं ऐसे कर्जा। और वैसे भी वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, नाराज़गियाँ नारूदगियाँ, और स्टेट बैंक वाला जो बिल है उसने भी एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया हमारी हुकूमत को। ये भी मैं बता देता हूँ क्या मसला है। वो मसला ये है कि वो कानून जो बना दिया इन्होंने कि स्टेट बैंक जो है, जो सरकार की पॉलिसियाँ होंगी उनको वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा, उसकी ज़मानत नहीं देगा वो, जैसे तमस्कात बांड ये वो वगैरह, और ना ही कर्जा देगा। कमर्शियल बैंकों में एक रिपोर्ट जो है वो सर्कुलेट कर रही है, ये पता चला मुबैना तौर पर कि जो हुकूमत है ये कर्ज़े वापस करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए कमर्शियल बैंक जो हैं वो भी कर्ज़े जो हैं वो देने से हिचकिचाएँगे। दबाव शबाव डाल के ले लें तो अलग बात है, लेकिन वैसे एक मुश्किल काम होगा वो। अच्छा, चाइना वाले ये कह रहे हैं कि नहीं भाई कर्ज़े नहीं, आपने अगर कर्ज़ा लेना है तो फिर हमारे कमर्शियल बैंकों से बात करें, लेकिन हुकूमत उनको नहीं कहेगी। और कमर्शियल बैंक भी जो हैं वो कर्ज़े देंगे अपनी कंपनियों को, जो कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी उनको वहाँ के कमर्शियल बैंक जो हैं वो कर्ज़े देंगे, और वो उनकी लेबर, टेक्निकल स्टाफ उन कंपनियों का, वो कंपनियां खुद तय करेंगी कि कितने उनमें चाइनीज़ होने हैं, कितने पाकिस्तानी होने हैं। वो इतला ये है कि 80 से 90% वो चीनी जो हैं वो ख़ुद उन प्रोजेक्ट्स को चलाने के ख्वाहिशमंद हैं। अब ये तरला तुरला मार के मे भी कि पाकिस्तानी लेबर शेबर उसमें डलवा लें, लेकिन वो या दूसरा एक जो बड़ा अहम फैसला है उनका, जो वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी जो भी हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट्स होंगे वो हुकूमत के साथ हम जॉइंट वेंचर नहीं करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान के साथ। जैसे वो माजी में बहुत सारे ऐसे जॉइंट वेंचर थे, वो कहते नहीं, हम जो काम करेंगे अपना, हमारा अपना प्राइवेट ही होगा, और पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर हम ये काम कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत उसमें FWO वगैरह ये वो इधर उधर वाली चीज़ें वो उसमें शामिल नहीं होंगी। सिर्फ प्राइवेट लोग, सनदकारों के हवाले से जो खबर आई है मुबैना तौर पर यही कहा गया कि अगर आपके साथ वो सरमायाकारी, उनको तो ये लॉलीपॉप दिया है ना कि जनाब हमने ये कहा है कि हमारे प्राइवेट सरमायाकारों को शामिल करें उसमें, और आप उनके साथ ये करें और आप उनके साथ ये करें। वो इसलिए प्राइवेट लोगों की ज़रूरत पड़ गई है कि वो हुकूमत के साथ, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ कुछ जॉइंट वेंचर करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। और फिर जो प्राइवेट इदारे, अगर उनको फर्में कहें, कंपनियां कह लें, जो फ़ौज चला रही है या फौजी फाउंडेशन चला रही है, तो उनका भी कोई ऐसा मामला हो सकता है कि उनको उनके साथ कोई बिठा दिया जाए कि चलो जनाब इनके साथ जॉइंट वेंचर कर लें आप, हुकूमत के साथ, खालिस्तान हुकूमत के साथ अगर नहीं करना चाहते तो ये अदारे जो एक अदारे के ताबे हैं और ख़ुद को हुकूमत का वो हिस्सा नहीं कहते, ये जो फौजी फर्टिलाइज़र वगैरह ये वो अपना एक कहते हैं कि प्राइवेट हमारा काम है जनाब, हमारी एक फाउंडेशन है और उसके हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल तो पीछे से ऊपर से वही लोग करते हैं ना, रावलपिंडी में जो बैठे हुए हैं।
तो ऐसे लग रहा था कि जनाब शायद उनको भी इसीलिए वहाँ वो बुलाया गया कि जनाब तुसी भी एक सनतकार हो, बड़िया बड़िया कंपनियां 25-26 कंपनियां थोड़ियां जनाब, तुसी भी तो मामला नूं देखो, बड़िया बड़िया कंपनियां, तेल तो लग के सीमेंट तक दियां यार, दलिए तो लग के मुर्गे तक सारा कुछ, डेयरी फार्म, हाँ डेयरी फार्म भी बहुत बड़े हैं इनके, वो डेयरी फार्म नहीं, फार्म्स वैसे एग्रीकल्चर फार्म वो भी इसमें शामिल हैं जो फौजी प्रोजेक्ट्स हैं। तो फिर जनाब वो उन्होंने कहा कि दफाई पैदावार के शोबे में वसी मौके मौजूद हैं, आर्मी चीफ साहब ने वहाँ कहा। तो फिर या तो ये है कि वो सनतकारों कहेंगे यार तुम साढ़े नाल पैसे लाओ कोई जेडे जैसे दफाई मामलात ने वो भी उन्होंने नाल भी, लेकिन असल मकसद है चाइना वाला ही सी। जो भी बात सामने आई है अंदर से खबर है चाइना के साथ कोई जॉइंट वेंचर वंचर, चाइना ने काफ़ी हमें वो ना हमें बख्ताशा डाल दिया। $3 अरब अगर दे देते कर्जे के तौर पे, वो कहते जी थोड़ा बैंक स्टेट बैंक थोड़ा कर्जा नहीं देता तो असी क्यों दईए, ये बात तो बनती है। जब स्टेट बैंक कर्जा नहीं दे रहा आपको, आपके कमर्शियल बैंक कह रहे हैं कि जनाब आप हमारी हुकूमत जो है ये कर्जा वापस करने की पोजीशन में नहीं है, अगर हम कर्जा देंगे तो वापस कैसे लेंगे, तो चाइना क्यों कर्जा देगा, ज़ाहिर है। वैसे भी चाइना का जो एक रवायती तरीक़ाकार यही है कि वो इन्वेस्टमेंट करवाता है, लेकिन इस सब इन्वेस्टमेंट में उन्होंने मज़ीद सख्तियाँ कर दी हैं कि जनाब हुकूमत में नहीं आएगी, हुकूमत फैसिलिटेट करेगी सिर्फ, और वो दूसरा नहीं। और जहाँ मोदी वाली बात मैं कर रहा था, ये जनवरी में मैंने इब्तदाई दिनों में एक ख़बर दी थी कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी या पसे पर्दा भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक करने की बात हो रही है। वो कोई ज़ाहिर है कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो भी उसको नाम दे दे, कोई गैर मुल्की ताकतें कतर शतर बीच में पड़ जाए, यूएई पड़ जाए, कतर तो नहीं है, यूएई वगैरह जिनके उनके साथ मामला ठीक हैं भारत के साथ, और पहले उन्होंने करवाई भी है कोशिश और काफ़ी मामला ठीक हुई। हम पाकिस्तान से वो अद्वियात का खाम माल भी दरामद कर रहे हैं। फिर हमारे जो मशीर तजारत हैं रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने भी कहा था कि जनाब हमें दे दें, एक प्लान किया था कपास और चीनी की दरामद की इजाज़त की। और फिर जो अफ़गान ट्रेड ट्रांजिट है, ट्रांजिट ट्रेड जो है राहदारी, वो भी एक तरह से खुली हुई है, वो जाते आते रहते हैं भारत में। तो वो अब ये ख़बर जो है मियाँ मंशा साहब जो हैं मरूफ सनतकार हैं, बैंकर, उन्होंने सनतकारों से जो बात की है, उन्होंने यही बात की है कि मेरे इल्म में है कि पसे पर्दा भारत और पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं मुज़ाकरात ठीक होने, मामला ठीक होने के लिए। और वो कहते हैं कि अगर मामला ठीक हो जाएं तो मोदी को पाकिस्तान का दौरा करने में 1 महीना नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि उनकी इत्तला कुछ ऐसी है कि मामला किसी नहज पर पहुंचने वाले हैं, वरना ये बात तो काफ़ी देर की है। ये 1 माह से ज़्यादा कम से कम तो मुझे हो गया जब खबर थी, लेकिन उससे पहले से मामला चल रहे थे, ये जब ये मैंने वीलाग किया था। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे इल्म में है कैसा हो रहा है, वो छोटे मोटे सनतकार नहीं है, उनके ज़ाहिर है सिर्फ पाकिस्तान में रवाबत नहीं है, भारतीय सनतकारों के साथ भी उनके रवाबत होंगे। ज़ाहिर है अगर मामूलात जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, मामलात मामूल पे आ जाते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर है कि उन्होंने आपस में जो मामले करने हैं तजारत के और सरमायाकारी के, तो वो तो पहले से ही होमवर्क करके बैठते हैं। वो इमरान खान की तरह 22 साल सिर्फ कच्ची पेंसिल से नहीं लिख के बैठते, वो बाद में पता चलता है वो तो जनाब रबड़ से को मिटा गया हुआ है, वो दोबारा नए सिरे से काम करने पड़ेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा जी नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। ये बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं। नैब की वजह से सरमाया जो कार हैं वो अपनी इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी भी जो हैं उन्हें डर होता है, वो जनाब अपने पैसे छुपा के बैठे हुए हैं, बाहर निकाल ही नहीं रहे। जो एमनेस्टी दी इन्होंने एक वो रियल स्टेट में, वहाँ कोई सरमायाकारी हुई, लेकिन इधर उधर नहीं। तो अब इनकी जो बात लग रही है यार एक ही मसला है कश्मीर वाला, वो इन्होंने दबा दबो दिया हुआ है। फिर वो कह देंगे, पहले कहते कश्मीर को जनाब पुरानी पोजीशन पर लेके जाएं, अब कुछ और मामला आ गए, वो ज़ाहिर बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए मामला कुछ और चल रहे हैं। तो ये अगर हालात मामूल पर आ जाते हैं तो फिर ये टेलीफोनिकली राब्ते शाब्ते भी जो हैं वो हो सकते हैं, टेलीफोन पे खुल जाएंगे। तो फिर वो कहते हैं कि मोदी का दौरा तो कोई बात ही नहीं है। मंशा साहब कह रहे हैं कि 1 महीने में देखें,
लेकिन एक शर्त यह है कि हालात मामूल पर आ जाए, फिर मोदी साहब का दौरा पाकिस्तान का हो सकता है। और हालात अगर 1 महीने में मामूल पे आते हैं हालात, तो फिर मोदी का यार अगर आ जाए, फिर इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।